नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का इतिहास वाला जो पार्ट है दोस्तों, उसका चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे जो है तो संबंधित जितने भी आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा तथा बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आखिर आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ज्यूसेppe मैत्सेनी पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, जो ये ज्यूसेppe मैत्सेनी था ये कौन थे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह इटली के एक महान क्रांतिकारी थे। ज्यूसेppe मैत्सेनी जो है तो यह इटली के महान क्रांतिकारी थे। 1807 में जो है तो जेनेवा में इनका जो है तो जन्म हुआ था। यह कार्बोनरी के गुप्त संगठन के सदस्य थे। ठीक है, 24 साल की उम्र में लिगुरिया में क्रांति के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। मतलब क्रांति में जो है तो भाग लेने से जो है तो उनको निकाल दिया गया था। मतलब जो है तो यह कहा गया था कि आप इस क्रांति में भाग नहीं ले सकते हैं। तब जो है तो इसके बाद उन्होंने 2 नए भूमिगत संगठनों का निर्माण किया, जिसमें जो है तो उसका पहला संगठन जो था भूमिगत संगठन वो मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। इसके सदस्य जो है तो पोलैंड, फ्रांस व इटली तथा जर्मनी थे, जो कि युवा थे। मैत्सेनी का मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति की इकाई है। इसीलिए उन्होंने एकीकरण को इटली की मुक्ति का आधार बताया कि जब तक जो है तो एकीकरण नहीं होगा, जब तक जो है तो इटली मुक्त नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने 1830 के दशक में एकीकृत इटली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की और गुप्त संगठन बनाए, और यह राजतंत्र के जो है तो घोर विरोधी थे। लोकतंत्र को ज़्यादा समर्थन करते थे ये। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से, यहाँ पे हम देख सकते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, मारियान और जर्मेनियन यह जो है तो कौन थे, जिस तरह इन्हें चित्रित किया गया उसका जो है तो महत्व क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो मारियान थे वह फ्रांस में जो है तो नारी रूपक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। जो मारियान थे इनका नाम जो है तो ईसाई नाम के कारण मारियान पड़ा, और यह जो है तो नारी रूपक हैं। ठीक है, फ्रांस में मारियान का प्रयोग नारी रूपक में किया जाता था और इनका नाम ईसाई नाम के कारण पड़ा। इनकी जो है तो स्वतंत्रता और गणतंत्र के जो चिन्ह थे वो हैं लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। ठीक है, जिसकी तस्वीर और प्रतिमाएं सभी सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई थी ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता की याद आती रहे और लोगों को विश्वास बना रहे। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई थी। मारियान की यह तस्वीर फ्रांसीसी गाने राज्य का जो है तो प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं जो है तो जर्मेनियन कौन थी। ठीक है, तो यह राष्ट्र रूपक बन गई थी। ठीक है, राष्ट्र का प्रतीक बन गई थी। यह जो है तो बलूत वृक्षों के पत्तों का मुकुट पहनती थी तथा जर्मनी बलूत वीरता का प्रतीक भी है। इसकी तलवार पर जर्मन राइन की रक्षा करती है और यह स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि निरंकुशवाद से क्या आशय है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, निरंकुशवाद यह एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था होती है जिसकी सत्ता पर किसी और प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। वह अपने मन मर्जी से जो है तो वहाँ का शासन संचालित करता है। ठीक है, वही है निरंकुशवाद। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रूढ़िवाद विचारधारा को समझाना है। ठीक है, तो यह एक राजनीतिक दर्शन है। जो रूढ़िवाद विचारधारा है यह एक राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा एवं स्थापित संस्थाओं तथा रीति रिवाजों पर जोर देता है।
मतलब जो पुराने रीति रिवाज हैं, ठीक है, उन पर जोर देता है तथा वह इन रीति रिवाजों में तेजी से परिवर्तन नहीं लाने देना चाहता है। वह धीरे धीरे परिवर्तन लाने देना चाहता है, लेकिन वह धीरे धीरे परिवर्तन लाने देना चाहता है, तेजी से किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन लाने नहीं देना चाहता। ये रूढ़िवादी जो विचारधारा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार से है कि फ्रेडरिक सारियू कौन था, ठीक है। तो यह फ्रांसीसी कलाकार था, ठीक है, फ्रांस का कलाकार था फ्रेडरिक सारियू, जिसने 1848 में चार चित्रों की, ठीक है, 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा था, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इस प्रकार से है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के जन्म के समय कुलीन वर्ग की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या थी। तो यूरोप में जब राष्ट्रवाद था, ठीक है, उस समय जो है तो विचारों का विकास हो रहा था। उसे समय कुलीन जो है तो वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से मतलब सबसे प्रभावशाली वर्ग था। जो सामाजिक और राजनीतिक रूप था कुलीन वर्ग का, वह सबसे प्रभावशाली वर्ग था। कुलीन वर्ग के लोग जमीन के मालिक हुआ करते थे। इस वर्ग के लोग एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आधार पर फैली हुई थी, ठीक है। व्याप्त का मतलब होता है फैला हुआ होना। यह लोग ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी मतलब गांव में जो है तो जायदाद और शहरों में हवेलियों के मालिक थे। गांव में जायदाद के मालिक थे, मतलब ज़मीन संपत्ति के मालिक थे, और शहरों में जो है तो हवेलियां बनी होती हैं उनके मालिक थे ये लोग, ठीक है, कुलीन वर्ग के लोग। यह लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके अधिकतर वैवाहिक संबंध जो होते थे वह आपस में जुड़े होते थे। शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के हिसाब से एक छोटा समूह था। इसमें अधिकांश लोग कृषक थे तथा कुलीन वर्ग के पास विशेष अधिकार भी प्राप्त थे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑटो वन बिस्मार्क पर जो है तो टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो ऑटो वन बिस्मार्क यह जर्मनी के मंत्री थे। कौन थे ये जर्मनी के मंत्री थे। इन्हीं के कारण प्रासा का एकीकरण हो पाया है, ठीक है, और यह उच्च कोटि के राजनीतिक भी थे, ठीक है। प्रासा के एकीकरण के लिए इन्होंने प्रासा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। एकीकरण के लिए इन्हें 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़ने पड़े, जिसमें उन्होंने जो है तो जीत दिलवाई, ठीक है। तीनों युद्धों में वह जो है तो जीत हासिल की थी उसने। इसके बाद जो है तो हमारा जो नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है वो है वियना संधि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वियना कांग्रेस के फलस्वरूप यूरोप में जो भी परिवर्तन हुए वहीं वियना संधि की विशेषताएं भी निम्न हैं, ठीक है। यूरोप में जो भी परिवर्तन हुए तो उसी के कारण वियना संधि की विशेषताएं भी निम्न हैं, जिसमें पहला है फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। इसके क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया और फ्रांस ने उन इलाकों पर अधिकार खो दिया जब उसने जो है तो नेपोलियन के समय जिन इलाकों को जीता था उन इलाकों को भी जो है तो इनसे छुड़ा लिया गया। उन इलाकों का जो अधिकार था उसको खो दिया, ठीक है। इसके बाद जो है तो फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार ना कर सके, ठीक है, ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। फ्रांस को हमेशा जो है तो दबा के रखा गया, ठीक है। और नेक्स्ट है ऐसे सभी राजतंत्र की बहाली कर दी गई जिसका नेपोलियन द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। नेपोलियन द्वारा जो है तो जिनको बर्खास्त कर दिया गया था उनको जो है तो राजतंत्र की बहाली कर दी गई, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वो इस प्रकार से है 1830 के दशक में के बाद यूरोपीय उदारवादी राष्ट्रवाद की क्या विशेषताएं थी। तो 1830 के दशक के बाद यूरोपीय उदारवादी राष्ट्रवाद की कई विशेषताएं पाई गईं जो निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला है उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो, ठीक है। दूसरा है व्यक्ति की आज़ादी और कानून के सामने सबको समान अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। तीसरा है उदारवादी निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति तथा संविधान एवं संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। चौथा है उदारवादी निजी संपत्ति व स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे,
ठीक है। उसके बाद हमारा जो पांचवा था वो इस प्रकार से है कि प्रेस की आज़ादी की आवश्यकता पर उदारवादी राष्ट्रवादियों ने जोर दिया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जनमत संग्रह क्या है। तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है, ठीक है, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, कि यह नेता सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको वोट दिया जाए कि उसको वोट दिया जाए। इस बारे में सभी लोगों से आपस में पूछताछ की जाती है, उसे ही जनमत संग्रह कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। एवं अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।